नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, मेरे द्वारा सुपर टेट परीक्षा हेतु आप सभी तक पाठ्य सामग्री लाई जा रही है। उसी के क्रम में यह हमारा अगला वीडियो है। इसमें आज हम शिक्षण विधियों, संप्रेषण, शिक्षण कौशल, शिक्षण सिद्धांतों संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा आप सभी तक महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार लाए जा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस में हमारे हैं उन सभी को कवर किया जा रहा है। उसके अलावा हमारी प्राचीन भारत सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि परिपक्वता का क्या अर्थ है। दोस्तों, परिपक्वता का अर्थ आपकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं में वृद्धि और उनके पुष्ट होने से ही है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि परिपक्वता का जो सबसे अधिक सटीक अर्थ है वह क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमसन के द्वारा अभिप्रेरकों के प्रकार बताइए। दोस्तों, थॉमसन के द्वारा अभिप्रेरक जो हैं वह 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। दोस्तों, जो अभिप्रेरक हमें प्रकृति से मिलते हैं वह प्राकृतिक अभिप्रेरक कहलाते हैं, और जो अभिप्रेरक अध्यापकों द्वारा छात्रों में अभिप्रेरणा हेतु बनाए जाते हैं उनको कृत्रिम अभिप्रेरक कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे अगले सवाल की, जो कि है संप्रेषण का क्या अभिप्राय है। संप्रेषण का अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जा रही है उससे है, और दूसरा जो व्यक्ति वह जानकारी अगर समझ ले रहा है तो इस क्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं। दोस्तों, इस क्रिया में क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वह जानकारी भेजता है और दूसरा व्यक्ति जानकारी ग्रहण करता है। इसी क्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, अनुकरण के 5 प्रकार होते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि संप्रेषण कब संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, शिक्षक द्वारा बताई गई बात को छात्र अच्छी तरह से समझकर उसका सही उत्तर देता है तो शिक्षक समझ जाता है कि बताई गई विषय वस्तु छात्र ठीक से समझ गए हैं। इस तरीके से संप्रेषण के लिए शिक्षक और बच्चे दोनों ही बराबर भागीदारी आवश्यक है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो हमारा एक तरीके से हमारा सेंडर है उसके द्वारा जो जानकारी है वह केवल भेज दी गई और हमारा संप्रेषण पूरा हो गया। नहीं, सेंडर द्वारा जानकारी भेजने के बाद जो हमारा रिसीवर एंड पर हम जानकारी लेते हैं उसके बाद हम रिसीवर पर उसको प्रोसेस करते हैं और उसके द्वारा एक एक्नॉलेजमेंट सेंडर को दिया जाता है। उसके बाद ही जो हमारा संप्रेषण है वह हमारा संपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, संप्रेषण के प्रमुख घटकों के नाम बताइए। मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है हमारा सेंडर, एक होता है हमारा रिसीवर और एक होता है हमारा ग्राही। दोस्तों, एक होता है हमारा मैसेज में आप देखते हैं कि एक मैसेज भेजने वाला, एक मैसेज ग्रहण करने वाला और एक होता है हमारा मैसेज। तो संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। प्रभावी संप्रेषण में निम्न बाधाएं आती हैं। शिक्षक की भाषा एवं उच्चारण। दोस्तों, अगर शिक्षक की भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। उसके अलावा श्यामपट्ट लेख एवं वर्तनी संबंधी दोष। अगर शिक्षक श्यामपट्ट पर साफ साफ नहीं लिख रहा है या फिर गलत लिख रहा है तब बच्चों को समझने में दिक्कत होगी। उसके अलावा बच्चों की रुचि एवं जिज्ञासा। बच्चों की रुचि जिस विषय में होती है बच्चे उसी विषय को अधिक पढ़ते हैं, एवं जहाँ रुचि ना हो वहाँ पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव भी संप्रेषण में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बच्चों से दूरी, अगर अध्यापक बच्चों से बहुत अधिक दूर है तो वह प्रभावी संप्रेषण नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला सवाल, जो कि है व्यक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताएं। दोस्तों, पहला लाभ है ज्ञान प्राप्ति और दूसरा लाभ है हमारा सही भाषा तथा सही उच्चारण। दोस्तों, इसी तरीके से आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि व्यक्तिगत संप्रेषण का कौन सा लाभ है। आप पे 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको 4 विकल्प में से ही एक विकल्प जो है वह चुनना है। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले सवाल को की ओर, जो कि है विचारात्मक अनुकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, विचारात्मक अनुकरण किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को वैसा ही स्वीकार कर लेना है और उसी प्रकार के विचार प्रकट करना विचारात्मक अनुकरण कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक हमारा अध्यापक है
वह हमारा बच्चों को कोई ज्ञान दे रहा है। अगर बच्चे उस ज्ञान को प्राप्त करके उसी ज्ञान को दोबारा किसी के सामने प्रकट करते हैं, तब उसको विचारात्मक अनुकरण कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है अधिगम को प्रभावित बनाने वाले 5 प्रमुख कारक लिखिए। अधिगम को प्रभावित बनाने वाले 5 प्रमुख कारक हैं अभिप्रेरणा, दंड तथा पुरस्कार, स्पर्धा और सम्मान, इच्छा शक्ति, ध्यान और रुचि। दोस्तों, अगर बच्चों के अंदर मोटिवेशन होता है तब बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। उसी प्रकार अध्यापक के द्वारा दिया गया दंड और पुरस्कार पुनर्बलन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहाँ पर स्पर्धा और सम्मान होता है वहाँ पर बच्चे अच्छे से सीखते हैं। अगर बच्चों के अंदर ही और अध्यापक के अंदर इच्छा शक्ति है किसी विषय को पढ़ने की, तब वह विषय बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। और ध्यान और रुचि भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है अंतर्दृष्टि क्या है। किसी भी समस्या को अनुभव करने के पश्चात उसका हल यकायक प्राप्त होना ही अंतर्दृष्टि या सूझ की विधि कहलाती है। इसी को अंतर्दृष्टि कहते हैं। दोस्तों, जब बच्चे किसी समस्या को अनुभव करते हैं और उसका हल प्राप्त करने की प्रयत्न करते हैं, और वह क्षण जब वह उस हल को प्राप्त कर लेते हैं, तब उसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं वह दूर से बैठे बैठे किसी ज्ञान की प्राप्ति कर लेते थे, तो उसे एक तरीके से अंतर्दृष्टि ही कहते थे। हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है चालक किसे कहते हैं। दोस्तों, शिक्षण शास्त्र में चालक एक प्रकार की दैहिक ऊर्जा है जो कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद आदि। इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, शिक्षण सूत्र हमारे 11 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल कि अधिगम अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम अनुभव दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, भावनात्मक अधिगम अनुभव और क्रियात्मक अधिगम अनुभव। दोस्तों, यह जो अधिगम अनुभव होते हैं, अगर हमें ज्ञान रूप में हो तो ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव हम कहते हैं उसको। भावनात्मक रूप में हम उसको भावनात्मक अधिगम अनुभव उसको कहते हैं। जब बच्चा अधिगम अनुभव करके सीखता है तो उसको क्रियात्मक अधिगम अनुभव कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियों के नाम लिखो। दोस्तों, खेल विधि पर आधारित जो शिक्षण विधियां हैं वह है हमारी खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि। इन सभी विधियों में बच्चे को खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो की PDF के लिए और मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र हल करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।